नमस्कार दोस्तों, हिम मैथ स्टडी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में आपके लिए लाए हैं। ये क्वेश्चंस भी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अलग अलग टॉपिक से हम क्वेश्चंस लाने की कोशिश करते हैं ताकि हर एक टॉपिक की आपको बेसिक नॉलेज कम से कम हो जाए, एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना आए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 6%, अगर किसी सर्कल के रेडियस को हम 6% से बढ़ाते हैं तो बोलता है उसके एरिया में कितना इंक्रीज आएगा। तो देखो 6% का मतलब क्या है, 6/100। ठीक है, इसको काटोगे कितना आएगा, 2 से कट जाएंगे ये, तो 2 3 6 एंड 2 50 100, तो कितना आ गया 3/50 आ गया। तो यहाँ पे ये जो 50 है डिनोमिनेटर में, ये क्या है हमारा इनिशियल रेडियस। तो यहाँ पे I4 क्या है इनिशियल और R4 रेडियस है यहाँ पे। तो जो आपका डिनोमिनेटर में 50 है ये क्या है इनिशियल रेडियस, और न्यूमिनेटर में ये जो 3 है ये क्या बता रहा है जो रेडियस में इंक्रीज आ रहा है। तो अगर इनिशियल रेडियस आपका 50 है, 3 का इसमें इंक्रीज आ रहा है, तो आपका जो फाइनल रेडियस बनेगा वो कितना बनेगा 53 बनेगा। ये बात क्लियर होगी आपको। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है πr²। ठीक है, पाई तो यहाँ पे कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू तो फिक्स है, तो एरिया जो है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा r² पे। r² जितना बढ़ेगा उतना ही एरिया बढ़ेगा। तो रेडियस यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर कर लो आप, 50 का स्क्वायर कर लो और यहाँ 53 का स्क्वायर कर लो। ठीक है, तो जो आपका इनिशियल रेडियस बन जाएगा 50 का स्क्वायर करोगे तो ये 2500 बन जाएगा, और 53 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 2809। ये आ जाएगा आपका, ये आपका r² आ गया। अब क्योंकि हमने बताया ना आपको कि एरिया जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है r² पे। r² जितना बढ़ेगा उतना ही एरिया बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो r² कितना बढ़ा यहाँ पे 2500 से कितना हो गया 2809 हो गया। इंक्रीज कितने का आया इसमें 309 का इंक्रीज आ गया। किसके रिस्पेक्ट में 2500 के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, इनिशियल रेडियस तो आपका 2500 जो है वो डिनोमिनेटर में रहेगा, परसेंटेज में आपको आंसर निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई 100 कर दोगे आप। ठीक है, 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। 309 को 25 से डिवाइड कर लो आप, कितना आएगा 25 बंदा 25 आ जाएगा, 5 बचा 59 बन गया, 25 2 50, 9 बचा पॉइंट लग गया 90 बना, 25 3 75, 15 बचा 150 बनेगा, 25 6 150, तो 12.36 इतना इंक्रीज आएगा एरिया में। तो ऑप्शन देख लो आप, ऑप्शन सी यहाँ पे सही बन जाएगा आपका। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आपको क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एस से क्या है यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 6a²। ए क्या है यहाँ पे क्यूब की साइड है, क्योंकि सरफेस एरिया निकालने के लिए तो साइड चाहिए क्यूब की। क्यूब की साइड तो आपके पास है नहीं, पर वॉल्यूम आपको दिया हुआ है क्यूब का, कितना दिया है 512 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो साइड अगर हमने ए ले ली तो ए इंटू ए, तो वॉल्यूम क्या बनेगा ए का क्यूब। ठीक है, और ये आएगा 512 के इक्वल। यहाँ से आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो लेफ्ट साइड का आप क्यूब हटाओगे और दूसरी तरफ क्या लगा दोगे क्यूब रूट लगा दोगे। तो 512 का क्यूब रूट कितना होगा 8। तो आपके पास साइड आ गई क्यूब की कितनी 8 सेंटीमीटर। तो अब आप सरफेस एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो 6 इंटू ए का स्क्वायर, ए तो आपके पास 8 आ गया, 8 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब 64 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 384 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ऑप्शन सी यहाँ पे सही बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूले पता होंगे तो क्वेश्चन यहाँ से इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
इस क्वेश्चन में बोला है साइन 60 डिग्री इंटू कोज ऑफ 30 डिग्री प्लस कोज 60 डिग्री इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। आप देखो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सा है, साइन ए कोज बी प्लस कोज ए साइन बी, और ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी। बस इस फॉर्मूले का आप यूज करो, ये क्वेश्चन आपका एक लाइन में हो जाएगा। आप देखो कंपेयर करो, आप ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको कंपेयर करो आप। ए की जगह कितना दिया आपको 60 डिग्री, बी की जगह कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा एक्चुअल में, साइन ऑफ ए प्लस बी, ए की जगह 60 और बी की जगह 30, तो 60 प्लस 30 कितना बन जाएगा 90, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, ऑप्शन सी जो है आपका सही बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। एक लाइन का क्वेश्चन था ये, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है इन कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अवे टेक्स 2 or more देन समीर, इफ अवे डबल्स हिज स्पीड देन ही वुड टेक 1 hour लेस देन समीर, अवे स्पीड इज। तो देखो 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो अबे को समीर से 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। अगर अबे अपनी स्पीड को दुगना कर देता है तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगता है। आपको अबे की स्पीड बतानी है, तो देखो बात करते हैं हम अबे की स्पीड की। तो अबे की स्पीड को मैं लिख रहा हूँ AS। तो अबे की स्पीड तो हमें पता नहीं है, तो हम इनिशियली अबे की स्पीड क्या मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और फाइनली क्योंकि वो स्पीड को क्या कर रहा है अपनी डबल कर रहा है, तो अगर इनिशियली उसकी स्पीड x है तो फाइनल स्पीड क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। ऐसे ही है, डबल होगी स्पीड। अब इसको अगर रेशो में आप चेंज करोगे x से x ये कट जाएगा, तो अब की स्पीड की रेशो क्या बन जाएगी 1:2। यहाँ तक क्लियर हो गया। टाइम जो है वो किसके इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो सबको पता है। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, डिस्टेंस 30 किलोमीटर दिया हुआ है, ये कांस्टेंट है। तो जो स्पीड है और टाइम है वो क्या होते हैं एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इनवर्स मतलब कि स्पीड अगर ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा और स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो रेशो में भी क्या होता है, अगर हमारे पास अब की स्पीड की रेशो 1:2 बन रही है तो अब जो टाइम लेगा उसकी रेशो क्या हो जाएगी स्पीड की रेशो की उल्टी हो जाएगी। अगर स्पीड की रेशो 1:2 है तो टाइम की रेशो क्या हो जाएगी 2:1, ठीक है। तो यहाँ टाइम में कितने का डिफरेंस आ गया, अब पहले टाइम कितना ले रहा था रेशो में 2, अब कितना ले रहा है 1, तो रेशो में कितना डिफरेंस आ गया टाइम के बीच में 1 का डिफरेंस आ गया रेशो में। और वैसे कितना आया घंटों में, तो क्वेश्चन देखो अब ये पहले 2 घंटे ज़्यादा ले रहा था तो +2 लिख दिया मैंने। अब वो समीर से 1 घंटा कम ले रहा है, जब वो अपनी स्पीड को डबल कर रहा है तो 1 घंटा कम ले रहा था, -1 लिख दिया। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 3 घंटे का आया, ठीक है ना। तो अब का जो टाइम का डिफरेंस है, टाइम का जो गैप है वो कितने का आया 3 घंटे का, और रेशो में कितने का था ये 1:, का। तो इसका मतलब 1:3 घंटे की इक्वल होगी, ठीक है। आपको क्या निकालनी है अब की स्पीड निकालनी है। स्पीड मतलब अब की इनिशियल स्पीड निकालनी है। अगर फाइनल स्पीड निकालनी होती तो उसने क्वेश्चन में ये चीज़ आपको बताई होनी थी। तो अब की स्पीड बोला मतलब आपको इनिशियल स्पीड अब की निकालनी है। तो देखो स्पीड का फॉर्मूला पता है हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम आपको निकालना है क्योंकि डिस्टेंस तो पता है 30 किलोमीटर ही कवर करना है। तो टाइम कैसे निकालोगे आप, इनिशियल आपको स्पीड निकालनी है तो इनिशियली टाइम की रेशो कितनी है 2 है ना, तो 2 रेशो की वैल्यू तो निकालनी है आपको। 1 रेशो की वैल्यू 3 घंटे, 2 रेशो की वैल्यू 3 × 2 6 घंटे, ठीक है। तो अब की स्पीड आप निकाल सकते हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना 30 किलोमीटर, टाइम कितना ले रहा है 6 घंटे, तो कितनी स्पीड आएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ए जो है वो सही बन जाएगा यहाँ से। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है कि 3 years ago द एवरेज एज ऑफ A, B and C was 27 years and that of B and C 5 year ago was 20 years. A's present age is। तो देखो 3 वर्ष पहले A, B और C की एवरेज एज दी हुई है आपको कितनी 27 ईयर्स। तो एवरेज एज कैसे निकालते हो आप, A, B और C इन तीनों की एजेस का सम आ जाएगा डिवाइड बाय नीचे 3 आ जाएगा,
और ये दे रखा है आपको कितना 27। यहाँ से क्या करो आप, तीनों की एजेस का सम निकाल लो, a प्लस बी प्लस सी निकाल लो आप। तो कैसे निकालोगे, 3 को 27 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा 81। तो ये तीनों की एज का सम आ गया 81, पर ये 81 आया 3 साल पहले। तो अगर अभी की बात करें तो तीनों की एजेस का सम क्या बनेगा, तो देखो एक की एज में कितना का फर्क आ जाएगा, एक की एज 3 साल बढ़ेगी, ए की भी 3 साल बढ़ेगी, बी की 3 साल बढ़ेगी, सी की 3 साल बढ़ेगी। तो तीनों की एज कितनी बढ़ गई, कुल 9 बढ़ गई। तो 81 में आप 9 प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा 90। तो अभी जो उनकी एजेस का सम आएगा वो कितना आएगा 90 आएगा। इसी तरह से आपको दिया है कि बी और सी की एवरेज एज जो है वो 20 साल थी 5 वर्ष पहले। तो पहले हम 5 वर्ष पहले की बात करते हैं, बी और सी की एवरेज एज, तो बी प्लस सी अपॉन 2 आ जाएगा। इनकी एवरेज एज दी है आपको 20। तो 5 वर्ष पहले इनकी एजेस का सम क्या होगा, बी प्लस सी निकालना आपने, तो 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे 40 आ जाएगा। तो ये दोनों की एज का, बी और सी की एज का सम आया 40, पर ये 5 साल पहले का आया। अभी क्या आएगा इनकी एजेस का सम, तो 9 बी प्लस सी, इनकी एजेस का सम अभी क्या आएगा। तो ये बात की हुई थी 5 साल पहले की, तो अभी की अगर बात करें तो बी की भी एज 5 साल बढ़ेगी, सी की भी एज 5 साल बढ़ेगी। तो दोनों की कुल एज कितनी बढ़ गई, 10 साल बढ़ गई। तो 40 में 10 ऐड कर लो 50 आ जाएगा। तो अभी जो बी प्लस सी की एज का सम होगा वो कितना होगा 50। आपको ए की प्रेजेंट एज निकालनी है, ए की प्रेजेंट एज आपको पूछी है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी तो आपके पास 90 है ही है, अभी जो तीनों की एजेस का सम है वो 90 है आपके पास। बी प्लस सी की अभी की जो एजेस का सम है वो 50 है आपके पास। तो यहाँ आप बी प्लस सी की जगह क्या पुट कर दो, 50 पुट कर दो। तो क्या बनेगा आपका ए प्लस 50, बी प्लस सी की जगह 50 आ जाएगा, और दूसरी तरफ तो 90 है ही है। आपको ए की प्रेजेंट एज निकालनी है, 50 को दूसरी तरफ ले जाओगे, 90 माइनस 50 कितना बन गया 40 बन गया। तो ए की जो प्रेजेंट एज आ गई वो कितनी आ गई 40 ईयर्स। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही बन जाएगा आपका, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है इफ ए मैन डिसाइड्स टू ट्रेवल 80 किलोमीटर्स इन 8 hours partially by foot and partially on the bicycle, his speed on foot being 8 km per hour and that on bicycle being 16 km per hour, what distance would he travel on foot? तो एक आदमी को 80 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करनी है। कुछ डिस्टेंस उसको पैदल ट्रैवल करना है और कुछ उसको साइकिल से ट्रैवल करना है। पैदल जो है उसकी स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर है और साइकिल से उसकी स्पीड 16 किलोमीटर पर आवर है। तो आपको बताना है कि पैदल वो कितनी दूरी तय करेगा। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, पहले हम यहाँ से उसकी नेट स्पीड निकालेंगे। तो नेट स्पीड हम कैसे निकालेंगे, नेट स्पीड को मैं NS लिख रहा हूँ क्योंकि उसको डिस्टेंस ट्रैवल करना है 80 किलोमीटर का और टाइम कितना लेना है उसको 8 घंटे का। तो उसकी नेट स्पीड जो आएगी वो कितनी आएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इस क्वेश्चन को हमें एलिगेशन मेथड से सोल्व करना है। तो एलिगेशन मेथड से कैसे सोल्व करोगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ F फॉर फुट और यहाँ मैं लिख रहा हूँ B फॉर बाईसाइकिल। और सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, स्पीड की। तो जब वह फुट से ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 8 लिख दिया। और जब वो बाईसाइकिल से ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 16 लिख दिया मैंने। और जो नेट स्पीड है उसकी वो कितनी निकाली हमने 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा दो आप, एलिगेशन लगा दो। ये 8 और 10 का डिफरेंस देख लो आप कितना आएगा 2 का डिफरेंस, और 16 और 10 का डिफरेंस कितना आएगा 6 का डिफरेंस, ठीक है। अब ये जो हमारे पास निकल के आया, ये क्या निकल के आया हमारे पास टाइम, मतलब वो फुट से कितने घंटे ट्रैवल कर रहा है 6 घंटे, और बाईसाइकिल से कितने घंटे ट्रैवल कर रहा है वो 2 घंटे, ठीक है। तभी उसके टोटल 8 घंटे हो गए ना, 8 घंटे आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब आपको यही बताना है ना कि वो फुट से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो जब वो फुट से ट्रैवल कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और फुट से ट्रैवल कितने टाइम कर रहा है, वो कितने घंटे कर रहा है 6 घंटे। तो 8 गुना 6 तो कितना आ गया ये 48 किलोमीटर। तो इसका मतलब फुट से कितना ट्रैवल करेगा वो 48 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आ जाएगा।
अच्छा, इस क्वेश्चन में बोला है अब्दुल गोज टू मार्केट टू बाय बनानास, इफ ही कैन बार्गेन एंड रिड्यूस द प्राइस पर डजन बाय ₹2, ही कैन बाय 3 डजन बनानास इंस्टेड ऑफ 2 डजन विद द मनी ही हैज़, हाउ मच मनी डज ही हैव। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि अब्दुल जो है मार्केट में जाता है बनाना खरीदने के लिए। अब वो शॉपकीपर से बार्गेनिंग करता है और पर डजन वो ₹2 बचा लेता है, वहाँ से ₹2 पर डजन वो कम करवा लेता है शॉपकीपर से बार्गेनिंग करके। तो ₹2 बचाने का क्या फ़ायदा हुआ उसको कि उसने 2 डजन बनाना लेने थे, पर अब वो कितने खरीद पा रहा है, 3 डजन। ठीक है, तो और मनी जो है वो सेम ही खर्च कर रहा है, पैसे सेम खर्च कर रहा है वो। तो आपको बताना है कि उसके पास कितने पैसे थे। अब देखो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, एक्सपेंडिचर, ई फॉर एक्सपेंडिचर है यहाँ पे। जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, प्राइस इनटू कंजप्शन, या कंजप्शन को मैं क्वांटिटी भी बोल सकता हूँ। जो हमारा खर्च है वो किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे, जो ऑब्जेक्ट का प्राइस है, और ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हो और प्राइस कितना है, उस पे डिपेंड करता है ये एक्सपेंडिचर। तो अगर यहाँ से मैंने क्वांटिटी निकालनी हो तो क्या आ जाएगी, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, यही आ जाएगी। अब देखो यहाँ सबसे पहले मैं क्वांटिटी की बात करता हूँ, इनिशियल और यहाँ पे फाइनल। ठीक है, अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो उसने इनिशियली कितनी क्वांटिटी डजन खरीदने थे, 2 डजन, पर फाइनली वो कितना खरीद पा रहा है, 3 डजन। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूले में देखो आप, एक्सपेंडिचर जो है मतलब जो उसने पैसे खर्च करने हैं वो तो उसने सेम ही करने हैं, जितने वो घर से लाया था उतने ही पैसे उसने खर्च करने हैं। तो एक्सपेंडिचर उसका क्या है, फिक्स है। क्वांटिटी और प्राइस एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। अगर हमारे पास क्वांटिटी की रेशो 2:3 बन रही है तो जो प्राइस की रेशो बनेगी वो क्या बनेगी, 3:2 बनेगी। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो आपका फिक्स है, पैसे तो वो उतने ही खर्च करेगा जितने वो सोच के आया है घर से। इसका मतलब उसने रेशो में कितने की बचत की, 1 की बचत की, और एक्चुअल में कितने की बचत की उसने, ₹2 की बचत की। तो इसका मतलब 1 रेशो किसके इक्वल हो गया, ₹2 के इक्वल। इतनी बात पता चल गई आपको। आपको यही निकालना है ना कि वो कितने पैसे, उसके पास कितने पैसे हैं, कि उसने खर्च कितने पैसे करने थे। एक्सपेंडिचर ही तो निकालना है आपको, ई की वैल्यू ही तो निकालनी है आपको। तो यहाँ पे देखो एक्सपेंडिचर आप निकाल सकते हो ना। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या बताया आपको मैंने, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस रेशो में 3 है, क्वांटिटी रेशो में 2 है, तो एक्सपेंडिचर कितना आ गया, 3 × 2 6। तो एक्सपेंडिचर रेशो में आ गया 6। तो 6 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, ₹2। 6 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 2 × 6 ₹12। तो इसका मतलब उसके पास कितने पैसे हैं, ₹12। तो ऑप्शन सी जो है वो सही बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। इसमें बोला है 6 men कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, हाउ मैनी मैन डू द वर्क इन 18 days। तो 6 आदमी एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो कितने आदमी उस काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो क्या करना है आपको, फॉर्मूला वही लगाना है, M1D1 इक्वल टू M2D2। यहाँ पे M फॉर मैन एंड D फॉर डेज। इनिशियली मैन कितने हैं, 6 हैं, और कितने डेज ले रहे हैं वो, 12। और फाइनली आपको मैन निकालने हैं और डेज कितने हैं, 18। बस यहाँ से M2 की वैल्यू आप निकाल लो। तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 12 और 18 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो 6 × 3 = 18 हो गया और 3 × 4 = 12। तो M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ऑप्शन डी जो है वो सही बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।